हमारी इंडियन टीम के साथ ना भी एक प्रॉब्लम चल रही है। हम सबको पता था कि हमारी टीम एक ट्रांजिशन के फेज में है। हम सबको पता था इस पहले टेस्ट मैच की पहली प्लेइंग 11 से भी कि पता ही नहीं है कौन 11 खेलने वाले हैं। स्क्वाड तो हमारी चली गई है, बट वो सही कॉम्बिनेशन हर ग्राउंड के हिसाब से, हर पिच के हिसाब से, डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग मैचेस में अलग अलग प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हमारे बेस्ट फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है तो वो 3 मैच खेलने वाले हैं। अनकॉल्ड और अनआस्क्ड फॉर इंजरीज हमें मिल गई। वहां पर नितिश रेड्डी इंजर हो गए, बीच में अर्शदीप सिंह इंजर हो गए, आकाशदीप इंजर्ड हो गए, ऋषभ पंत को फ्रैक्चर हो गया। तो हमें पता था कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम नहीं जानते थे कौन कब खेलने वाला है। और मैच शुरू होने से पहले तो हम सभी बातें समझते हैं और अपने दिमाग में एक बेस्ट प्लेइंग 11 बनाते हैं। और जब अगर वो बेस्ट प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से बन के उस मैच के दिन पर नहीं आती, तो वहां कोच भी गलत हो जाता है, कप्तान भी गलत हो जाता है, पूरी मैनेजमेंट गलत हो जाती है। जबकि हमें ये नहीं समझ आता कि अभी से पहले हमें पता था कि प्रॉब्लम्स आएंगी और यहां पर 11 बनानी मुश्किल होगी। पर जब वो 11 निकल कर आती है तो हम ही टीम का हाथ छोड़ देते हैं कि यार उस खिलाड़ी को क्यों नहीं खिलाया, ये क्यों खेल रहा है, जब वो खेल सकता था तो ये क्यों खेल रहा है। और ये बातें कहनी बहुत आसान होती हैं, बट समझना भी जरूरी है। अगर अब हमें हमें पहले दिन पे दिखा कि फास्ट बॉलर्स को सबसे ज्यादा स्विंग और सीम मूवमेंट पूरे टूर पे ये 21वें दिन ऑफ प्ले में मिल रही है, क्योंकि 4 टेस्ट मैच हो गए, 20 दिन का क्रिकेट हमने देख लिया। अब ये 5वें टेस्ट के पहले दिन पे 21वें दिन पे सबसे ज्यादा स्विंग और सीम मूवमेंट हमें दिखी। तो यार हमारे 3 फास्ट बॉलर क्यों हैं जब हमारे 4 होने चाहिए। पर यहां समझना ये जरूरी है कि हमारे चौथे फास्ट बॉलर अब तक शुरू से या तो शार्दुल ठाकुर थे या नीतीश रेड्डी थे। नीतीश रेड्डी जब खेलने आए तो शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके आए। नीतीश रेड्डी इंजर हो गए तो शार्दुल ठाकुर को हम वापस लेकर आए, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारे उसी तरीके से बन रहे थे। हम ऑलराउंडर्स को बैक कर रहे थे जिसमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था, पर शार्दुल ठाकुर को उनकी बॉलिंग के लिए यूज ही नहीं किया जा रहा था। तो अब खिलाने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर कप्तान एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को ओवर नहीं दे रहा है, अगर नहीं लग रहा है कि उनको हेल्प मिल रही है, वो विकेट टेकिंग वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो अब पिक करने का कोई मतलब ही नहीं था, जो कि सही डिसीजन था। उसके अलावा अब अगर अर्शदीप सिंह को चौथे फास्ट बॉलर के रूप में नहीं खिलाया, जसप्रीत बुमराह ने तो ऑप्ट आउट किया होगा उनके वर्कलोड की वजह से, पर अगर अर्शदीप सिंह को वो चौथा फास्ट बॉलर बन के नहीं खिलाया तो वहां पर एक बैटर कम करने का मतलब था। और अभी हमारे कोच और कप्तान जिस माइंडसेट के साथ ये पूरी सीरीज खेल रहे हैं, जो हम सबको दिखाई दे रहा है कि वो बैटिंग डेप्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और अब इस 5वें टेस्ट में वो बैटिंग डेप्थ की हमें जरूरत थी, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर या तो बाहर होते या रविंद्र जडेजा बाहर होते, उसके अलावा तो ऐसा कोई भी अभी प्लेयर नहीं है जो बाहर हो सकता था। करुण नायर को बाहर करने का मतलब तो दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि करुण नायर एक्चुअली ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हैं। 5 नंबर पे बैटिंग करने आए करुण नायर। ध्रुव जुरैल पे वो विश्वास नहीं होगा कि वो आते ही अगर ऋषभ पंत को रिप्लेस कर रहे हैं तो उनकी बैटिंग पोजीशन रिप्लेस कर दें, क्योंकि एक्चुअली ऋषभ पंत तो इररिप्लेसेबल है हमारी टेस्ट स्क्वाड में। और उसका भी एग्जाम्पल हमें मिल गया, क्योंकि जिस गति से हम रन बना रहे हैं, जब प्रेशर हमारे ऊपर माउंट हो रहा था, उस मोमेंट पे ऋषभ पंत जब वो टाइमली बाउंड्रीज मारते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, वैसा काम कोई भी और नहीं कर सकता। और उसी की हमें जरूरत थी। उसी वजह से हमारे रन कम लग रहे थे जब विकेट गिरती जा रही थी। टेक्निकली तो साई सुदर्शन भी ऊपर खेलते हुए 100 से ज्यादा बॉलें लगभग खेल गए, करुण नायर भी नीचे खेल गए, केएल राहुल भी 40 बॉलें खेल के ही आउट हुए। तो प्रॉब्लम एक्चुअली वो रन नहीं आ रहे थे, वो थी जो काम हमेशा ऋषभ पंत करते थे। तो अब अगर किसी को ऋषभ पंत की जगह पे बैटिंग करानी थी तो तुम करुण नायर के एक्सपीरियंस को यूज करोगे। और वहां अगर अभिमन्यु ईश्वरन को बैक नहीं किया और करुण नायर को बैक किया तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि करुण नायर इस सीरीज में 3 मैच खेल चुके थे। और अब अगर एक डू और डाई गेम की सिचुएशन थी तो वहां तुम उस खिलाड़ी को बैक करोगे जो 3 मैच खेल चुका है, उस खिलाड़ी से पहले जिसने एक भी मैच नहीं खेला है। पर मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि करुण नायर ने 50 रन बना दिए अपने आप से पहले। हम सबसे पहले उन्होंने एक्चुअली तो उनके विश्वास को सही साबित करके दिखाया जो कोच और कप्तान ने उनमें दिखाया है। पर फिर भी करुण नायर कितने भी रन बना दें, शायद अगले ओवरसीज टूर पे करुण नायर को प्लेइंग नहीं मिलेगी। क्योंकि देखा जाए तो हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या थी जब ऋषभ पंत नंबर 5 पे खेल रहे थे। साई सुदर्शन को नंबर 3 पे अगर खिलाया है तो उनको बैक किया जाएगा करुण नायर से पहले। साई सुदर्शन को वो 3 नंबर की पोजीशन पे लॉक कर दिया जाएगा। और साई सुदर्शन अगर नंबर 3 पे खेल रहे हैं तो करुण नायर नंबर 6 पे नहीं खेल सकते। 5 पे ऋषभ पंत आ गए तो 6 पे वॉशिंगटन सुंदर हैं, रविंद्र जडेजा हैं। और अगर इन दोनों की जगह भी नहीं बनती तो नीतीश रेड्डी की बनेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहे हो या इंग्लैंड में खेल रहे हो, तुम 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाओगे और वो चौथे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नीतीश रेड्डी रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया, इंग्लैंड में भी ठीक ठाक खेल रहे थे। अगर इंजर ना होते तो वो खेलते रहते।
और 7, 8, 9, 10, 11 ये जो पोजीशन आ जाती हैं, 7 पे भी अगर वॉशिंगटन सुंदर है तो 8, 9, 10, 11 पे हमारे सिर्फ प्योर बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए खेलेंगे। तो यहां दिक्कत यही है कि करुण नायर जितने मर्जी रन बना दे, शायद उनको मौका आगे नहीं मिल पाएगा। मिलेगा तो शायद कोई और डिजर्विंग प्लेयर बाहर बैठेगा, और बवाल तो तब भी होगा क्योंकि हमारे देश में, हमारी स्क्वाड में टैलेंट इतना है कि जो भी खेल रहा है वो जस्टिफाइड है, पर जो नहीं खेल रहा है उसकी कोई जस्टिफिकेशन आप दे ही नहीं सकते कि वो क्यों नहीं खेल रहा है। सवाल सिर्फ अभी भी एक है कि जितनी स्विंग और सीम मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, क्या वहां प्रसिद्ध कृष्णा की वो हिट द डेक बॉलिंग अर्शदीप सिंह के स्विंग और सीम मूवमेंट से ज्यादा काम आ सकती है? किसी को नहीं पता। जब हमारी इंडियन टीम अब बॉलिंग करने आएगी कल होपफुली, तब वहां पर क्या होने वाला है। हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा परफॉर्म कर दें, पर अगर नहीं करेंगे तो हां, तब सवाल उठेंगे कोच गौतम गंभीर पे भी, कप्तान शुभमन गिल पे भी, कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे थे बिल्कुल ही आउट ऑफ रिदम लग रहे थे, उनका तो वो रिदम कभी किसी मैच में किसी स्पेल में भी नहीं बन पाया, तो क्या वहां अर्शदीप सिंह को एक मौका देना नहीं बनता था जब तुम्हें पहले से पता था कि एक ग्रीन पिच तैयार हो रही है और फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलने वाली है? यहां ओवल के मैदान में तो रिकॉर्ड ही अलग है कि स्पिनर्स को तो कुछ 3 गुना कम विकेटें मिली हुई हैं फास्ट बॉलर्स को आज तक इस ग्राउंड की हिस्ट्री में। तो हम 4 फास्ट बॉलर्स तो नहीं खिला सकते थे, पर अगर 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने थे तो उनमें भी क्या प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए था, क्योंकि खबर यही थी कि अर्शदीप सिंह खेलने वाले हैं। बट ये लास्ट मोमेंट या जो भी सोच समझ के जो भी डिसीजन लिया गया है वो कितना सही बैठेगा कितना नहीं बैठेगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। पर इस पहले दिन पर जो हमें बैटिंग डेप्थ की जरूरत थी जो बनाई गई वो कितनी जरूरी थी वो हमें दिख गया, क्योंकि इंग्लैंड ने बॉलिंग जितनी भी खराब करी हो हम फिर भी खराब खेले हैं, हम फिर भी उनको डोमिनेट नहीं कर पाए। डोमिनेट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ऋषभ पंत के जो बीच में रन आते हैं वो रन नहीं आ पाए, विकेटें हम खोते रहे। जितनी स्विंग और सीम मूवमेंट इंग्लैंड को मिल रही थी हम उसको टैकल नहीं कर पाए, क्योंकि केएल राहुल यूजुअली टॉप ऑर्डर में इससे ज्यादा बॉलें खेल कर जाते हैं, बॉल पुराना करके जाते हैं, बट वो 40 बॉलें खेल कर गए। यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए, तो उसके बाद भी हमारा कोई बैटर वहां पर स्टिक नहीं कर पाया जो साई सुदर्शन कर पाए। और एक्चुअली साई सुदर्शन ने 2 बार इस टूर पे इंस्टेंसेस में 100 से ज्यादा बॉलें खेली। जब पहले टेस्ट मैच में वो खेले तब भी पहली इनिंग में खेल गए, और उसके बाद अब ये 5वें टेस्ट मैच में भी वो पहली इनिंग में वापस 100 से ज्यादा बॉलें खेल गए। तो जब उन्होंने पहली इनिंग में 100 से ज्यादा बॉलें खेली हैं तो वो 3 नंबर की पोजीशन पे अपना काम करके गए। इसलिए मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि साई सुदर्शन को 3 नंबर की पोजीशन के लिए और बैकिंग मिलेगी। करुण नायर को 3 नंबर की पोजीशन पे वापस बैकिंग नहीं मिलेगी, और जिस पोजीशन पे अब करुण नायर खेल रहे हैं जितने मर्जी रन बना दे, यहां पर उनको रिप्लेस करने के लिए ऋषभ पंत है, और ऋषभ पंत एक बार आ गए तो करुण नायर को तुम जितना भी नीचे धकेलते रहोगे वहां पर वो ऑलराउंडर जो ऑप्शंस हमारे कप्तान और कोच जिसको प्रेफर कर रहे हैं उसको बैक किया जाएगा। पर करुण नायर अभी हमारी टीम के लिए जो ये 50 रन इन मुश्किल कंडीशंस में बनाकर गए हैं इसकी हमें भी जरूरत थी, करुण नायर को अपने कॉन्फिडेंस की भी जरूरत थी। पर मुझे बस उसी बात का फियर है कि एक बार करुण नायर ये इनिंग खेलकर जाएंगे तो इसके बाद अगर ड्रॉप होंगे तो वापस वही वाली कहानी शुरू हो जाएगी जो उनके 300 रन बनाने के बाद उनको ड्रॉप करने के बाद शुरू हो गई थी। पर प्रॉब्लम वही है कि टैलेंट इतना है, लोग इतने हैं, जो खेल रहा है वो भी डिजर्विंग है, जो बाहर बैठा है डिजर्विंग तो वो भी है, पर सारी बात कॉम्बिनेशंस और जस्टिफिकेशन पे आके खत्म हो जाती है। और वो कॉम्बिनेशंस अगर जीत गए तो बैक हो जाते हैं, हार गए तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। पर अभी जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो लॉजिक समझ आ रहा है कि कौन सी चीज क्या सोच कर करी जा रही है। रिजल्ट हमारे फेवर में आता है या नहीं ये तो 5 दिन के बाद या जब भी ये मैच खत्म होगा तब हमारे सामने आ ही जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप ही बताना आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी, क्या चेंजेस हो सकते थे, क्या थॉट्स थे पहले दिन के बाद। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो इन क्रिकेट के दिनों में, इन टेस्ट क्रिकेट में हर दिन के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।